बिजनौर के अंदर मेन लाइवलीहुड मीन्स क्या है? सबसे जो प्रमुख लिवलीहुड का स्रोत है वहाँ पे वो है सर एग्रीकल्चर। इसके अलावा सर स्थानीय स्तर पे छोटी मोटी वहाँ पर सर कारपेट इंडस्ट्री भी है। विवेकानंद जी के बारे में जाना और पढ़ा ज़रूर होगा, क्योंकि ऐसी हस्ती हैं जिनकी मूर्ति ज़रूर होगी आपके यस सर। विद्यालय में। तो ऐसी 3 क्वालिटीज़ आपको कौन सी लगी जिनको आपको पढ़ करके अपने जीवन में कोई इंस्पिरेशन मिली हो? एक उनका सर प्रसिद्ध कथन है कि एक जो बच्चा है या फिर युवा है उसको बजाय गीता का या फिर किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करने की बजाय फुटबॉल खेलना चाहिए। तो मुझे सबसे सर प्रिय वो लगता है कि अपनी एज के आधार पे उनको कार्य क्षेत्र निर्धारित करना चाहिए। चर्चा है कि पूरे दुनिया में मंदी का खतरा है। यस सर। ये आर्थिक मंदी होता क्या? मंदी की यदि वैसे टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो ये कहा जाता है कि अगर 2 तिमाही तक अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव रहे तो उसको मंदी कहते हैं। थैंक यू। नमस्ते सर। प्लीज टेक इट। थैंक यू सर। हिमांशु, आप बिजनौर से हैं? यस सर। दिल्ली से कितना दूर पड़ता है बिजनौर? दिल्ली से तकरीबन सर 165 किलोमीटर दूरी है सर। बिजनौर जाने के लिए कौन कौन से हमको डिस्ट्रिक्ट पार करने पड़ते हैं? यस सर। सबसे पहले तो सर गाजियाबाद। दूसरा सर अगर दूसरी इधर से जाएंगे तो सर अमरोहा पड़ेगा और उधर से जाएंगे तो सर मेरठ पड़ेगा। तो सर मेरठ पड़ेगा। बिजनौर के अंदर मेन लाइवलीहुड मीन्स क्या है? यस सर। सबसे जो प्रमुख लिवलीहुड का स्रोत है वहाँ पे वो है सर एग्रीकल्चर। इसके अलावा सर स्थानीय स्तर पे छोटी मोटी वहाँ पर सर कारपेट इंडस्ट्री भी है। इसके अलावा सर वहाँ की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत वुड कार्विंग काफ़ी फेमस है। ये मुख्य स्रोत हैं सर। और इसके अलावा सर जो गन्ना पर आधारित वही जो कृषि पर आधारित उद्योग है वही प्रमुख भूमिका निभाते हैं वहाँ की लिवलीहुड में सर। अब कृषि को और प्रोत्साहन देने के लिए, कृषि एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर फार्मर्स जो है हमेशा अपने आप को पाते हैं कि उनको सही दाम नहीं मिल रहे या उनको सही दाम नहीं मिल पाते। यस सर। तो फार्मर्स को सही दाम मिले, एक तो उसके लिए सरकार का वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है और उसके डिमांड को बढ़ाने के लिए, उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए और क्या क्या मतलब कि उपाय किए जा सकते हैं, क्या क्या हम काम कर सकते हैं? यस सर। सर प्रमुख मुद्दा रहा है ये पिछले कुछ वर्षों से, कृषकों की आय कैसे बढ़े। सरकार ने लक्ष्य भी रखा था कि 2022 तक हम कृषकों की आय 2 गुनी कर देंगे। एमएसपी उसका एक घटक है। इसके अलावा सर यदि उपाय की बात करें तो सबसे पहला जो मुझे लगता है वो है सर एग्रीकल्चर में जो क्रॉप डाइवर्सिटी है उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। क्योंकि सर जो हरित क्रांति के बाद से मोनोकल्चर प्लांटेशन जो बढ़ा है उसकी वजह से सर सीमित ही उत्पादन हो पाता है, 1-2 फसलों का ही उत्पादन हो पाता है, जिसकी वजह से मार्केट में उनकी पहुंच तो ज़्यादा होती है किंतु उनकी कीमत कम हो जाती है। यदि हम सर जिनकी मांग ज़्यादा है, उदाहरण के लिए सर बागवानी कृषि, फलों पर आधारित कृषि, इसके अलावा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश की यदि मैं स्पेसिफिकली बात करूं सर तो चूँकि सर वहाँ का जो मैक्सिमम तकरीबन 86% कृषक हैं वो ऐसे हैं जो सीमांत हैं, वो बहुत ज़्यादा पूंजीगत निवेश नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि सर सहकारिता या फिर जो कोऑपरेटिव फार्मिंग्स है उसको भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है सर। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर सर कृषकों की आय में वृद्धि की जा सकती है। और एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या क्या उसके अंदर और करना पड़ेगा ताकि एक्सपोर्ट में आपका ज़्यादा अच्छा एक्सपोर्ट कर सकें? यस सर। सबसे पहला तो सर यही है कि हम उत्पादों की विविधता को ध्यान में रखें। दूसरा सर चीज़ है वो है सर फूड प्रोसेस्ड करना, यानी कि हम सीधे रॉ मटेरियल्स का वहाँ पर निर्यात करके बहुत आय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि प्रोसेस्ड फूड करना। तो वहीं पर विकसित देशों की बात अगर करें तो 8 से 10% आती है जो प्रमुख चुनौती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की बात करें तो सर कनेक्टिविटी बहुत बड़ी समस्या रही है। अगर पोर्ट कनेक्टिविटी की बात करें तो चूँकि वो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है तो कनेक्टिविटी को सुधारना भी एक महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा सर इनाम जैसी जो गतिविधियाँ हैं, कृषकों को उतने जितने बाज़ार हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए और एक प्रकार का राष्ट्रीय मार्केट का निर्माण करने का जो सरकार प्रयास कर रही है उसको बेहतर ढंग से यदि इम्प्लीमेंट करें तो सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट बढ़ सकता है सर। और ई नैम के लिए आपके लिए क्या क्या बहुत ज़रूरी मतलब कि उसके लिए स्टेप्स हैं आपके, क्या क्या कदम ई नैम पे आने के लिए? अब मान लीजिए आप गेहूँ उगा रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में या आप फार्मर्स ही हैं, फार्मर की फैमिली से आपने गेहूँ उगाया। यस सर। और आपको ई नैम पे आप चले गए तो आपको सक्सेसफुल होने के लिए ई नैम में आपको क्या क्या करना पड़ेगा?
और सबसे पहला तो जब मुझे लगता है कि अभी जो समस्या है वो सर जानकारी ही नहीं है कृषकों को। तो मुझे लगता है कि जो SMS प्रणाली जो पहले सर कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से चलाई जाती थी वो कहीं ना कहीं अब कम हुई है, क्योंकि लोगों को उतनी जानकारी नहीं हो पाती कई बार कि कहाँ पर वो अपना माल बेहतर ढंग से बेच सकते हैं। तो सबसे पहला तो सर मेरा जो प्रयास रहेगा कि कृषकों को प्रत्येक मंडी की जो भी है वहाँ पर उनको सूचना हो। दूसरी चीज़ जो सर APMC को लेकर है, मैं ये कहूँगा अभी सर बाध्यता है। जैसे सर मैं अगर गन्ने की बात करूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो एक मिल का सर पहले ही से ही कन्फिगर्ड क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र के किसान वहीं बाध्य होते हैं कि सिर्फ वहीं बेच पाएंगे वो। तो मुझे लगता है कि वो समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा सर कृषक अपने जो उत्पाद हैं उनको बेहतर ढंग से मार्केट कर पाएँ, उसके लिए सर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो E-कॉमर्स है सर उसको भी बेहतर ढंग से यदि संचालित किया जाए तो मुझे लगता है कि सर वो बेहतर क्रियान्वयन होगा। आपने मार्केटिंग के ऊपर बोला, जैसे उनका एक टाई अप होता है किसी फैक्ट्री के साथ या APMC मार्केट के अंदर, उसको दूर करने के लिए जो सरकार ने एग्रीकल्चर बिल्स लाए थे 3, यस सर, उसकी तो विरोधिता करी थी, यूपी ने सबसे ज़्यादा करी थी। यस सर, वो तो आपको ऑप्शन देना चाह रहे थे कि आप गवर्नमेंट में बेचिए, प्राइवेट बेचिए, यस सर, किसी को भी बेचिए, तो उसकी विरोधिता क्यों हुई? यस सर, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था सर उसमें वो ये था कि कृषकों को ये लग रहा था कि MSP व्यवस्था जो एक प्रकार से लीगल राइट प्रदान करती है उनको कि सरकार बाध्य है कि वो न्यूनतम प्राइस पर खरीदेगी, तो उनको ये डर था कि MSP व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वो सर ये मांग कर रहे थे कि कानूनी तौर पर इसको लागू किया जाए और अनिवार्यतः इसका प्रावधान किया जाए। सर इसमें जो मुख्य मुद्दा था मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो ये था कि सर उनको ये लगता है कि यदि प्राइवेट प्लेयर्स वहाँ पर आएंगे तो चूंकि सर APMC व्यवस्था जो वर्तमान में काम करती है वहाँ पर भी सर निजी व्यापारी कुल मिला के लाइसेंस लेते हैं, तो वो लाइसेंस सर APMC के थ्रू नहीं लेंगे क्योंकि APMC के तहत सर उनको MSP की व्यवस्था का पालन करना पड़ता है। और यदि उनके पास पहले से ही अपॉर्चुनिटी है कि वो APMC के प्रावधानों के अधीन काम ना करके अपना फ्री ओपन मार्केट ऑपरेशन करें तो उसमें वो MSP के बाध्य नहीं होंगे। इसलिए सर उनको ये डर था कि कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स बढ़ जाएंगे और वो अपनी मनमानी करेंगे, जो सर मुख्य मुद्दा रही थी। वो तो एक बिल था, मतलब मार्केटिंग में उसका APMC तो एक था, बाकी तो तीनों के तीनों बिल की विरोधिता की गई। दूसरा जो सर मुख्य प्रावधान था वो कॉरपोरेट फार्मिंग से संबंधित था। किसानों को ये डर था कि जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो कृषकों से जो बहुत जानकारी नहीं रखते उनसे टाई अप कर लेंगे, उनकी ज़मीन पर शायद जो स्वामित्व का अधिकार है वो बाद में जाके सर छीन लें, या ऐसा हो सकता है जो दूसरा है कि अपनी मनमानी के आधार पर वो फसलों का उत्पादन करें और उनको इतना हिस्सा नहीं मिल पाए क्योंकि जो सारे एग्रीमेंट होते हैं उनकी जानकारी सर कृषकों को नहीं होती। तो सर वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था। मेरा कहना ये है कि सरकार ने जो कदम उठाया उस पे कृषकों ने अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिया, उस पर उसको लगा कि भाई ये ठीक नहीं है, यस सर, ये हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो ऐसे सरकार क्या करे जिससे कृषकों को वो अपने उस कॉन्फिडेंस में ले सके? ये सर मुझे लगता है कि इसमें मुख्य जो समस्या रही वो सर कम्युनिकेशन गैप की थी, क्योंकि कृषकों को समझा नहीं पाई या समझाने में असमर्थ रही। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि शायद हम बेहतर ढंग से यदि समझा पाते किसानों को तो बेहतर होता है। सर इसमें मुझे लगता है कि कुछ मॉडल अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि सर महाराष्ट्र में है तो वहाँ पे सर निजी क्षेत्र भी काम करता है APMC के थ्रू और मतलब प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है। इसी प्रकार से सर बिहार सरकार ने भी इस मॉडल को अपनाया है। तो इस प्रकार से यदि किसानों को बताया जाता है कि इस तरह के मॉडल कई सारे राज्यों में सफल भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम MSP व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। सरकार ने बार बार ये कहा भी कि हम MSP व्यवस्था को खत्म नहीं कर रहे, और यदि किसी भी किसान को लगता है कि उसकी फसल MSP पे बेची जानी चाहिए तो वो APMC में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मुझे लगता है कि सर ट्रस्ट डेफिसिट और जो कम्युनिकेशन गैप का मामला था उसको बेहतर ढंग से हैंडल किया जाता तो सर शायद समाधान हो सकता था। अच्छा, बिजनौर में कुछ वहाँ पे कुछ होना शुरू हुआ है चेंजेस, जैसे रूरल टूरिज्म के ऊपर बहुत जगह कंसेप्ट आने शुरू हुए? कुछ बिजनौर में कुछ ऐसा आया है रूरल टूरिज्म के ऊपर, या क्योंकि दिल्ली के पास है? स्पेसिफिकली यदि मैं बात करूं तो सर जो उत्तर प्रदेश स्कीम चला पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पेसिफिक सर्किट का निर्माण कर रही है, वहाँ पे सर एक क्षेत्र है उसका नाम है सर विदुरकुटी, महाभारत से संबंधित वो स्थल है, उसका विकास किया जा रहा है। इसके अलावा सर व्यापक स्तर पे भी प्रयास नहीं हुए हैं, जैसे सर वहाँ पे कई सारे और हैं जहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे कि सर एक है उत्तर मुगल कालीन का जिसको सर हम बोलते हैं नजीबोदौला का फोर्ट, उस पर ASI की वो लिस्ट में भी शामिल नहीं हो, किसी का वहाँ पर ध्यान भी नहीं जाता। इसके अलावा सर उत्तर मुगल कालीन का ही वहाँ पर एक काफ़ी फेमस दरगाह है, उस पर भी बहुत ध्यान नहीं किया गया है। ग्रामीण पर्यटन के संदर्भ में सर बहुत ज़्यादा प्रयास अभी नहीं किए गए हों, स्पेसिफिकली यदि मैं बिजनौर की बात करूँ। ये कृषि से और ये ग्रामीण क्षेत्र से हटकर आजकल जो G20 आपने सुना होगा,
Yes, sir. G20 में इंडिया का, भारत का शेरपा कौन है? यस सर, श्री अमिताभ कांत जी सर। क्या उनकी क्या बैकग्राउंड है? सर वो क्या उनका पास रहा है? यस सर, वो सर पहले नीति आयोग के सीईओ भी रहे हैं, और सर इसके अलावा सर मुझे जानकारी नहीं है सर। जानकारी। शेरपा का रोल क्या होता है? यस सर, शेरपा का सर रोल ये होता है, एक्चुअली दो तरीके से काम करता है G20। एक तो सर जो मुख्य अधिकारी होते हैं या मुख्य जो प्रमुख होते हैं, राज्य सचिव मतलब राज्य प्रमुख माफ़ करिए, जैसे प्रधानमंत्री या फिर किसी भी देश के राष्ट्रपति। दूसरा जो स्थायी काम होता है वहाँ पर, वो होता है शेरपा के माध्यम से, जैसे कि सर दिन प्रतिदिन के कार्यों की किस तरह से वहाँ पर संचालन होना है, उसका काम सर शेरपा के माध्यम से किया जाता है। तो उनका मुख्य योगदान ये होता है कि वो किस तरह से कहाँ पर मीटिंग होनी है, उसका कौन से विषय होंगे, ये सर निर्धारित करना उनका मुख्य कार्य होता है। जो फाइनेंस से रिलेटेड जो वर्कशॉप्स होती हैं या वर्किंग ग्रुप काम करते हैं, यस सर। उसका कोऑर्डिनेशन भी शेरपा करता है? सर उसका कोऑर्डिनेशन मेरे ख्याल से जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो करते हैं सर। और सर यस तो सर, 2 ट्रैक होते हैं, एक Yes, को sir, फाइनेंस ट्रैक बोलते हैं, एक को शेरपा ट्रैक। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि आपने अपनी जो कॉलेज और ग्रेजुएशन किया है वो विवेकानंद महाविद्यालय से किया है। यस सर। तो पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसी 3 क्वालिटीज़, या जब आपने विवेकानंद जी के बारे में जाना और पढ़ा ज़रूर होगा, क्योंकि ऐसी हस्ती हैं जिनकी मूर्ति ज़रूर होगी आपके यस सर। विद्यालय में, तो ऐसी 3 क्वालिटीज़ आपको कौन सी लगी जो उनको आपको पढ़ करके अपने जीवन में कोई इंस्पिरेशन मिली हो, या उन क्वालिटीज़ को आपने अपनी जीवन में एक लर्निंग एक्सरसाइज की तरह परिकल्पना की हो या उसको अपने अंदर अडैप्ट किया हो? यस सर। सर सबसे पहले तो मुझे जो लगता है उनका जो विचार था, जैसे कि सर शिक्षा को लेके था। जैसे वो सर ये कहते थे कि एक युवा को मुख्य ध्यान इस पे देना चाहिए, या शिक्षा पे, या उस तरह की, अगर उन्होंने एक उनका सर प्रसिद्ध कथन है कि एक जो बच्चा है या फिर युवा है, उसको बजाय गीता का या फिर किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करने की बजाय फुटबॉल खेलना चाहिए। तो मुझे सबसे सर प्रिय वो लगता है कि अपनी एज के आधार पे उनको कार्य क्षेत्र निर्धारित करना चाहिए। दूसरा जो मुझे जो प्रभावित लगता है, उनका जो प्रभावी करता है, वो सर है उनका जो भारतीय संस्कृति और जो पश्चिम की भौतिकता है, उसके संश्लेषण को जो उनका विचार है, एक प्रकार से वो संश्लेषणकर्ता कहे जाते हैं, भारतीय आध्यात्मिकता और पश्चिम की भौतिकता का। और तीसरा सर जो युवाओं को लेके उनके विचार हैं, विशेष तौर पे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। तो मुझे लगता है कि ये सर 3 सिद्धांत हैं जो मुझे प्रभावित करते हैं। जैसे अभी आपने हाल ही में काफ़ी खबरें सुनी होंगी, जो फ्लाइट्स में जिस तरीके से आज के लोगों का बिहेवियर है, तो फ्लाइट की जर्नी को हमेशा इस तरह से देखा जाता है कि उसमें एक इस तरह के क्लास के लोग ट्रैवल करते हैं जो मोस्टली पढ़े लिखे हों। ये एक तबका पहले शायद माना जाता था क्योंकि फ़्लाइट्स के टिकट उस हिसाब से होते थे, लेकिन रिसेंट में जितने इंसिडेंट्स देखे गए, उसमें जो अभी एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ एयर इंडिया की फ़्लाइट का, तो उसमें ये माना गया कि जो वो सज्जन थे, ही वाज वर्किंग, और भारत में वो एक US बेस्ड कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद में उनका जो व्यवहार रहा फ़्लाइट में, वो किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। तो हम जिस तरह के कल्चर को प्रमोट करते हैं, और जैसे विवेकानंद जी के बारे में भी हम बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि नॉलेज बेस्ड और जीवन में एथिक्स और मोरालिटी, क्या इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है जिसको आप इस तरह से कहना चाहें कि हाँ, मान सकते हैं कि कोई नॉलेज बेस्ड रहा हो लेकिन वो एथिकल बेस उसका स्ट्रांग ना हो? यस सर, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि पढ़ लेने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि कोई नैतिक रूप से भी सुदृढ़ हो जाए या फिर नैतिक रूप से भी सुसंस्कृत हो जाए। इसका एग्जाम्पल सर कुछ अन्य भी हैं, जैसे कि सर ओसामा बिन लादेन एक बहुत बड़ा इंजीनियर था, उसके बाद भी जो उनके कृत्य रहे, 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए WTO सेंटर्स पे। तो पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता यदि उसने सिर्फ अपने विषयों की पढ़ाई की है और मानवता के बेसिक मूल्यों को ही नहीं जाना कि हम किसी दूसरे का रिस्पेक्ट किस प्रकार से कर सकते हैं, और जो टॉलरेंस की वैल्यू है जो भारतीय संस्कृति का तो एक अनिवार्य अंग भी रही है। अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उन वैल्यूज़ का अभाव सर दर्शाता है। और शिक्षा में ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर पढ़ ही ले तो वो अनिवार्य तौर पे सर सुसंस्कृत हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है सर। और मेरा आखिरी सवाल ये है, क्योंकि आपका ज्योग्राफी वैकल्पिक विषय है, तो अभी हमने हाल ही में देखा जोशीमठ में कई लोगों के घरों में दरारें आईं, तो जो हमारा हिमालयन का भूभाग है तो उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ
और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जिस तरीके की हैं, तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड आवर जोग्राफिकल एंड जियोलॉजिकल टोपोग्राफी ऑफ दैट रीजन, और उसको आप कैसे कंपेयर करना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा बात होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी उस एरिया में शुरू किए, चाहे वो 4 धाम को प्रोजेक्ट को लेकर के हो या टूरिज़्म को प्रमोट करने को लेकर के हो, और उसको कंपेयर हम करना चाहते हैं या ऐसा एक बनाना चाहते हैं जैसे कि वेस्टर्न यूरोप में स्विट्ज़रलैंड को लेकर के एक अच्छा टूरिस्ट हब है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे हमारी जियोलॉजिकल और जोग्राफिकल टोपोग्राफी अलग है? यस सर। सर सबसे पहला तो जो मेरा प्रयास रहेगा वो ये कि वहाँ पूरे जो हिमालय क्षेत्र हैं उसकी मैपिंग की जाए, क्योंकि सर काफ़ी बड़े ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ठीक से मैपिंग नहीं हो पाई। तो सबसे पहला तो सर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना मेरा उद्देश्य रहेगा, ताकि जो बहुत ज़्यादा आपदा प्रवण क्षेत्र हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार के अधिवास संरचना को निर्मित करने से बचा जा सके। सर दूसरा प्रयास मेरा ये रहेगा कि सेटलमेंट को लेके जो चीज़ें हैं, जैसे कि सर हम बात करते हैं इसमें सर जापान के मॉडल को अपनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए सर वहाँ पर भूकंप आते रहते हैं लगातार, उसके बाद भी सर जो भवन निर्माण में हम सामग्री का इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं, तो सर कंक्रीट की बजाय कुछ लकड़ी के या फिर बांस जैसी चीज़ों से निर्मित घरों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि अगर कोई आपदा आए भी तो सर बड़ी जानमाल की जो हानि है उससे सर बचा जा सकता है। तीसरा चीज़ जो सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के स्तर पे मैं कहूँगा कि जो एक प्रकार से अनवायबल टूरिस्ट एक्टिविटी वहाँ पर हुई है और जो रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको सर रोका जा सकता है। चौथा प्रयास सर मेरा ये रहेगा, क्योंकि सर वहाँ पर आपदा का एक कारण ये भी रहा है कि जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में किया गया, जिसकी वजह से सर ये ऐसा माना जाता है कि वहाँ से पानी खाली होने की वजह से वो सिंक कर गया है। तो मेरा ख्याल से सर उसमें ग्राउंड वाटर को रेगुलेट करना, ग्राउंड वाटर यूज़ को रेगुलेट करना एक उद्देश्य हो सकता है। और सर पांचवा प्रयास ये हो सकता है कि वहाँ पर डैम जैसी संरचनाएं हैं जो आपदा प्रवण क्षेत्रों के लिए बहुत घातक साबित हो सकती हैं। जैसे कि सर हमारे यहाँ पे एक उदाहरण पहले से ही मौजूद है, महाराष्ट्र में सर कोयना के नज़दीक जब हमने रिजर्वोयर का निर्माण किया, वहाँ पर एक बांध का निर्माण किया, तो सर भूकंप जैसी गतिविधियाँ देखी गई। तो मुझे लगता है कि सर ये स्टेप अगर अपनाए जाएंगे तो सर मुझे लगता है कि इसका समाधान हो सकता है सर। थैंक यू सर। सर ओके, आप बिजनौर से हैं। यस सर। क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? बिजनौर सर प्राचीन काल की अगर बात करें तो महाजनपद काल में ये एक प्रकार से जो कुरु साम्राज्य था उसका अंग रहा है। उसके बाद से सर यदि देखा जाए तो ये उसके बाद मध्यकाल की यदि बात करें तो मध्यकाल में सर ये मुग़ल साम्राज्य का भाग रहा, अकबर का यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन था। और यहाँ उसके बाद सर उत्तर मुग़ल काल की यदि बात करें तो यहाँ पर जो रोहेला सरदार थे सर, जो रामगंगा और गंगा के बीच में पड़ने वाला क्षेत्र है चूँकि बिजनौर, तो यहाँ पर जो मध्य एशिया से या फिर विशेष तौर पे अफ़गानिस्तान से आए थे रोहेला सरदार, उनके द्वारा रोहिलखंड साम्राज्य की सर स्थापना की गई। और उसके बाद सर रोहेलाओं को हराकर यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण कर लिया था और उसके बाद सर ये ब्रिटिश नियंत्रण में ही रहा। इसकी अगर आपसे कहा जाए कि बिजनौर की इकोनॉमिकल डायनामिक्स के बारे में कुछ चर्चा करें तो क्या कहेंगे? यस सर, इकोनॉमी बिजनौर की जो मुख्यतः बेस्ड है वो सर एग्रेरियन इकोनॉमी है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो वहाँ पर जो उद्योग हैं, इसके अलावा कुछ जो इंडस्ट्री हैं स्क्रैप पर आधारित सर कुछ मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि जो लौह इस्पात उद्योग हैं वो भी स्थापित है वहाँ पर। और जैसा कि सर मैंने पहला जिक्र किया था जो जरी जरदोजी का निर्माण वो भी सर किया जाता है। इसके अलावा सर पर्यटन के तौर पे तो बहुत फेमस नहीं है, लेकिन सर इनलैंड वाटरवेज के संदर्भ में इसका भूमिका हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर गंगा प्रवाहित होती है। वो पहला जिला है ये बिजनौर, मतलब उत्तर प्रदेश का, जहाँ से गंगा प्रवाहित होती है। तो सर देखा जाए तो इस आधार पे इसकी इकोनॉमी को देखा जा सकता है। ओके, तो जो कालागढ़ डैम है उसकी वजह से जो इरिगेशन सिस्टम में जो इम्प्रूवमेंट आई है, यस सर, उसका कुछ फ़ायदा पहुँचा है छोटे फार्मर्स को? यस सर, निश्चित तौर पे वहाँ से जो सर नहर निकाली गई थी उसके माध्यम से उसको सर गंगा से जोड़ा गया था, और वो तकरीबन मेरे ख्याल से 92 किलोमीटर के आसपास की नहर है। नहर का सर नाम मुझे याद नहीं है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन सर काफ़ी फ़ायदा वहाँ पर हुआ है। लेकिन सर जो स्थानीय जो नज़दीक वाले क्षेत्र हैं उन किसानों का सर ये भी कहना है कि वाटर लॉगिंग की समस्या भी उससे पैदा हुई थी सर। हालांकि सर बाद में उसको कंक्रीटाइजेशन किया गया और अब सर इस तरह की समस्या नहीं है। और इरिगेशन के संदर्भ में सर वो जो क्षेत्र है वो काफ़ी उपजाऊ माना जाता है सर इस नहर के आने के बाद से। सर एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, उसका असर बिजनौर में क्या हुआ, या पहले आप बिजनौर बताइए फिर यूपी के रेफरेंस में इसके बिजनौर को बताइएगा। यस सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी सर, उसका स्पेसिफिकली डेटा मुझे बिजनौर का तो नहीं पता है,
यदि हम प्रमुख प्रावधानों की यदि बात करें तो सर, चूँकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ऐसा मुझे स्पेसिफिक डेटा तो याद नहीं है, लेकिन सर उत्तर प्रदेश सरकार इन्वेस्टर समिट वगैरह का आयोजन करके और जो एजुकेशन सेक्टर है सर, उसमें निवेश को बढ़ावा देने की बात कर रही है सर। उन्होंने सर बजट में भी जिक्र किया कि हम नए विश्वविद्यालय खोलेंगे, और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक विश्वविद्यालय खोलने की बात की थी, जैसे कि सर जो एविएशन के संदर्भ में वो विश्वविद्यालय खोले जाने हैं। इसके अलावा सर जो रेलवे के स्तर पे हैं, कुछ ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन खोलने की बात कही सर उत्तर प्रदेश सरकार ने, लेकिन सर स्पेसिफिकली डेटा का मुझे पता नहीं है सर, माफ़ी चाहूँगा। ओके, ठीक है। कुछ बिहार में जाति आधारित कुछ जनसंख्या पे कुछ काम चल रहा है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी? यस सर, बिहार सरकार ने जो अभी योजना लेके आई है सर, उन्होंने उसको जनगणना का नाम नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ सर्वे कहा है कि वो आर्थिक और जातिगत सर्वे है। पहली बात तो सर ये है, और दूसरी बात सर ये है कि अगर हम किसी भी मामले में किसी नीति को लागू करना चाहते हैं, चाहे वो वेलफेयर स्टेट से संबंधित हो या फिर किसी अन्य कल्याणकारी चीज़ों से संबंधित, यदि हमारे पास पर्याप्त डेटा नहीं है तो हम सर संवेदनशील वर्ग और पिछड़े वर्गों की पहचान ठीक से नहीं कर पाते। इसलिए सर ज़रूरी होता है कि हम प्रत्येक वर्ग की वास्तविक स्थिति का पता लगा पाएँ। इसके लिए सर ज़रूरी होता है कि कई बार ऐसी चीज़ें करना। पर केंद्र सरकार तो ऐसा नहीं सोचती। यस सर, एक्चुअली सर केंद्र सरकार ने 2011 में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का आयोजन किया था, किंतु सर उसमें मुख्य समस्या ये आई थी कि जातियों की जो सर संख्या है वास्तविक, उसका सर पता नहीं चल पाया। 4,82,000 से ज़्यादा जातियों का पता उसमें लगा। तो सर स्पेसिफिकली डेटा का मेंशन करना, चूँकि प्रत्येक राज्य में जाति की जो सर नाम है, नोमेनक्लेचर है, वो अलग अलग हो जाता है, तो उसमें सर यूनिफिकेशन कई बार दिक्कत पड़ती है। तो मेरे ख्याल से सर वो मुख्य कारण रहा। तो सरकार का सर यही तर्क है कि उसके जो डेटा हैं वो बहुत सर प्रभावी नहीं है और उनको बहुत ज़्यादा मानक नहीं किया जा सकता, मतलब माना नहीं जा सकता सर। वोटों का ध्रुवीकरण कास्ट आधारित या धर्म के आधार पे, उस पर क्या कहेंगे आप? यस सर, हालांकि सर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में कास्ट के आधार पर या फिर जाति के आधार पर वोट मांगना सर अवैध ठहराया गया है, किंतु सर कुछ मामलों में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विशेष तौर पर जो क्षेत्रीय राजनीतिक वास्तविकता की बात करें, यस सर, जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं सर, वोट बैंक को व्यापक करने के लिए इसका सर कई बार इस्तेमाल करती हैं। तो सर जो इसके समर्थकों का मानना है वो ये कहते हैं कि सर यदि कुछ ऐसी विशेष पार्टियां हैं जो किसी विशेष वर्ग या विशेष जाति से ही संबंधित हैं और यदि वो उनके कल्याण को आगे बढ़ावा देना चाहती हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसा उनका मानना है। जबकि जो दूसरा वर्ग है, जो इसके विरोधी हैं सर, उनका ये मानना है कि कुल मिलाकर सर इससे एक प्रकार से बाइफर्केशन बढ़ता है, ध्रुवीकरण बढ़ता है, और एक जाति और दूसरी जाति के बीच में जो सहयोग होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं सर असहिष्णुता के तौर पे देखा जाता है। तो वो सर कुल मिला के जो भारत की सामाजिक संस्कृति है, मेल्टिंग पोट कल्चर जिसको कहते हैं, उसके लिए सर घातक है। कभी ठीक हो सकता है? यस सर, मुझे लगता है कि सर जाति जैसी जो चीज़ें हैं वो सर टाइम के साथ ही जाती हैं। कुल मिलाकर सर ये कहा जा सकता है जैसे एजुकेशन बढ़ेगी, लोगों का शैक्षिक स्तर बढ़ेगा, तो लोग सर जाति जैसी मान्यताएं पीछे छोड़कर सर आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन सर इसमें एक लंबा समय लगेगा मुझे लगता है। ओके, अभी हम बात कर रहे थे चुनाव की। आपने कहा चुनाव में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर पार्टीज जो कैंडिडेट दे रही हैं, टिकट्स दे रही हैं, वो उनको दे रही हैं जिनका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा क्रिमिनल है। कुछ उन पर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या चल चुकी हैं या इवन उनको वर्डिक्ट में पाया भी गया है। यस सर, उसके बारे में क्या कहेंगे? यस सर, ये एक सर बड़ी समस्या रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक इस समय की जो संसद है उसमें 43% सांसद ऐसे हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, जो बड़ी समस्या है। और जहाँ तक सर बात ये है देने के लिए बाध्यता जो देखी जाती है राजनीतिक पार्टियों के स्तर पर, सर ऐसा माना जाता है कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं वो उनको फंडिंग जुटाने में ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और दूसरी बात यह है चूँकि उनका एक ऑरा होता है उस विशेष क्षेत्र में, रॉबिन हुड की छवि होती है सर, तो जिस वजह से सर वो स्थानीय क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय भी होते हैं, तो उनकी जीतने की संभावना भी सर बढ़ जाती है। तो सर ये कारण है, एक तो फंडिंग का और दूसरी उनकी लोकप्रियता का, तो जिसकी वजह से सर राजनीतिक पार्टियां बाध्य होती हैं कि वो इस तरह के बैकग्राउंड के लोगों को आगे बढ़ाएं। इलेक्टर का कोई रोल नहीं है इसमें क्या? सॉरी सर, किसका? इलेक्टर का, जो वोट देते हैं। यस सर, निश्चित तौर पे मैंने जैसा कि सर पहले कहा, चूँकि सर उनकी जो छवि है वो ऐसी बन जाती है कि वो सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। कुल मिला के सर जो स्थानीय क्षेत्र हैं वो उनके छोटे मोटे विवादों में कहीं ना कहीं मध्यस्थता करते हैं। किसी का अगर विवाह होना है तो सर वहाँ पर वो वित्तीय मदद करते हैं उनकी, तो इस वजह से सर वहाँ की उनकी जो लोकप्रियता है वो सर काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन सर मुझे लगता है कि दीर्घकाल के तौर पे ये एक गलत नीति है, और मतदाताओं को यदि जागरूक किया जाए तो मुझे लगता है कि इस तरह के बैकग्राउंड के लोग यदि संसद में जाएंगे और वो विधि का निर्माण करेंगे तो ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं सर हानिकारक होगा। आप
तो इलेक्टेड रिफॉर्म्स के लिए कुछ कहा जाए कि एक बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, एक स्कीम बनाओ, एक प्रोग्राम बनाओ, क्या क्या मुख्य मुद्दे रखेंगे उसमें आप? यस सर, सबसे पहला जो सर मेरा उसमें मुख्य मुद्दा रहेगा वो सर रहेगा वित्तीयन को लेके, क्योंकि अभी सर सिर्फ प्रत्याशी पर ही लिमिट है, राजनीतिक पार्टियों पर व्यय की लिमिट नहीं है। तो सर पहला मुद्दा मेरा ये रहेगा। दूसरा सर ये रहेगा इनर डेमोक्रेसी का लेवल पर। ऐसा देखा जाता है कि भारत में जो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं वो किसी भी प्रतिनिधि का चुनाव करते समय लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं करती, सिर्फ ऊपर से सुप्रीम लीडर के माध्यम से किसी को भी चुन लिया जाता है। तीसरा सर मेरा प्रयास रहेगा कि राजनीतिक सुधारों के स्तर पर जो महिलाओं के संदर्भ में 2008 से ही जो महिला प्रतिनिधि के संदर्भ में 33% रिजर्वेशन का मामला है, उस बिल को बढ़ावा देना सर मेरा उद्देश्य रहेगा। इसके अलावा सर जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी हैं, तो उनको सर क्रियान्वयन करना मेरी सर मुख्य वरीयता में होगा। ऐसा बिल पारित हो पाएगा? सर ये कहना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि यदि राजनीतिक पार्टियां ये बात समझें और एक सभ्य समाज में मुझे लगता है कि सर महिलाएं हों या फिर पुरुष हों या फिर कई अन्य लिंग के व्यक्ति हों, उनका सर समावेशी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सर ये वास्तविक लोकतंत्र और एक अच्छे समाज की पहचान माने जाते हैं। ओके, एक अनुमान लगाइए कितने साल में ऐसा बिल आ सकता है? सर ये अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन सर यदि मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करूं तो उनके मुताबिक तकरीबन इस समय की बात यह है कि 135 वर्ष लगेंगे जो लैंगिक गैप है उसको पाटने में, लेकिन सर ऐसा निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता। खैर चलिए, आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। यस सर। ये ब्लू वाटर कंट्रोवर्सी क्या है? सॉरी सर, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं। ओके, थोड़ा बहुत बताइए कि ये ओजोन होल क्या है? यस सर। डिप्लीशन ऑफ ओजोन क्या है? यस सर। सर ये 1980s के डिकेड में विशेष तौर पे दक्षिणी जो ध्रुव है हमारा, वहाँ पर जो ओजोन लेयर है उसकी सर जो थिक लेयर थी उसमें सर कमी आ गई थी, जिसको सर ओजोन होल के नाम से जाना जाता है। हालांकि सर अभी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ऐसा कहा गया है कि 2066 तक जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन होल है, वो सर पूरी तरह से भर जाएगा। ओके, इंडियन ओशन में ऐसी कौन सी बातें जो प्रभाव या दुष्प्रभाव हो रहा है सर इंडियन ओशन में? आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स, किस संदर्भ में सर? मैं माफ़ी चाहूँगा, समझ नहीं पा रहा। सभी संदर्भ में, किस किस संदर्भ में? डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, महत्व सर, हिंद महासागर का महत्व। हिंद महासागर। ओके सर, सबसे पहला तो सर व्यापारिक महत्व है, क्योंकि जो विश्व का ट्रेड है तकरीबन 60% सर हिंद महासागर के से होकर गुजरता है। बाबल मंदेब से लेके जो मलक्का सर चौक पॉइंट है विश्व के सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दूसरा सर ये है कि जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है उसके मुताबिक भारत का जो मतलब हिंद महासागर है वो सर पॉलिमेटिकली न्यूड्यूल्स के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे सर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 की बात हम इस समय कर रहे हैं, उसके लिए जो सर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवश्यक हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो उस रॉ मटेरियल्स के संदर्भ में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक की जो वर्तमान अवधारणा है, विशेष तौर पे सर जो रिमलैंड की अवधारणा है, रिमलैंड के संदर्भ में सर भारत जो है वो एक महत्वपूर्ण शक्ति के तौर पे देखा जा सकता है। सर इंडिया में ख़ास तौर से फ्लड प्रॉब्लम है, साथ में ड्राउट भी आ जाते हैं। यस सर। अब यूनिफिकेशन ऑफ रिवर के पर काम किया जा रहा है, उस पर आपको क्या टेक है? उस पर टिप्पणी क्या है कि यूनिफिकेशन रिवर में क्या काम चल रहा है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? सर काम के संदर्भ में तो अभी बहुत प्रगति नहीं हुई है। 1-2 प्रोजेक्ट्स ही ऐसे हैं जैसे कि केन बेतवा लिंक को लागू किया गया है। इसके अलावा सर कृष्णा को गोदावरी से जोड़ने की बात चल रही है। जहाँ तक सर ये बात है कि इसके संदर्भ में मेरा क्या विचार है, तो सर मुझे लगता है कि मैं इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि भारत में सर जो रेनफॉल की वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सूखा पड़ता है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बाढ़ आ जा रही है। तो इसलिए सर जो जल अधिशेष के क्षेत्र हैं वहाँ से जल लेकर जो जल डेफिसिट वाले क्षेत्र हैं, वाटर जहाँ पर क्राइसिस की समस्या है, वहाँ पर सर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। दूसरी बात सर इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो कृषि है उसको भी सर बढ़ावा मिलेगा। इनलैंड वाटरवेज को बढ़ावा दे के सर मुझे लगता है कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में भी सर इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। सरकार 2016 में सर अधिनियम भी लेके आई थी, इसीलिए तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतर उपाय है। हालांकि सर इसके विरोधियों का ये कहना है कि यदि हम इस तरह की चीज़ें करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जैसे सर केन बेतवा लिंक को ही ये माना जा रहा था कि जो कान्हा नेशनल पार्क है वो सर इससे प्रभावित होगा और वहाँ की जो सर स्पेसिफिक स्पीसीज़ हैं जैसे कि टाइगर है वो विस्थापित होने का सर खतरा है। क्या मान्यता है इस बारे में? सर मुझे लगता है कि ये किया जाना चाहिए। अगर इस तरह की कोई बायोडाइवर्सिटी का मामला है तो उसमें सर हम दूसरा रूट ले सकते हैं उसके बजाय, मतलब ताकि सर क्षेत्र से उससे बचा जा सके।
सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर। आजकल चर्चा है कि पूरे दुनिया में मंदी का खतरा है। यस सर। ये आर्थिक मंदी होता क्या है? सर मंदी की यदि वैसे टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो ये कहा जाता है कि अगर 2 तिमाही तक अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव रहे तो उसको मंदी कहते हैं। लेकिन सर सामान्य परिभाषा इसकी ये है कि अगर ग्रोथ रेट में लगातार कमी आ रही है तो उसको सर मंदी कहा जाता है। तो मंदी का मुख्य कारण क्या हुआ? ये सर मंदी का सर कई सारे इस समय कारण हैं, जैसे कि सर वैश्विक स्तर पे जो सप्लाई चेन बाधित हुई है वो उसका सर मुख्य कारण ये है कि रशिया और यूक्रेन में जो विवाद हुआ उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो क्रय शक्ति है लोगों की, परचेजिंग पावर वो उसमें सर कमी आई है, जिसकी वजह से सर मंदी है। डिमांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सर कम हो गई है। एक और कारण सर इसका है कि लोग ये समझते हैं कि अगर संकट बढ़ेगा आगे जाके तो वो सर खर्च करना कम कर देते हैं पहले की तुलना में, ताकि उनके पास पर्याप्त आय हो। तो सर ये भी मंदी का कारण माना जाता है। तो वैश्विक मंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पे सर। कैसे और कहाँ? ये सर जैसे सर भारत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार है, तो सर हम उतना एक्सपोर्ट कर नहीं पाएंगे। जैसे कि सर वर्तमान में ये परिघटना देखने को भी मिल रही है, जो हमारा निर्यात है वो आयात की तुलना में कम हो चुका है। तो सर भारत का जो अर्थव्यवस्था है तो वो निश्चित तौर पर इसको नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और भारत इसके अलावा जो निर्यात तो आयात से हमेशा कम रहा है। ये सर एक्चुअली मैं निर्यात कहना चाह रहा कि निर्यात अभी और सर कम हो गया वो तुलनात्मक तौर पे। उसकी वजह यही है कि भारत जहाँ पर निर्यात करता था तो वो उसमें मंदी का सामना सर करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उत्पादों की मांग जो है वो कम हो गई है सर। जब भी देखोगे आपकी जब वैश्विक मंदी होती है तो एक नया वर्ड आता है, दैट इज डंपिंग। ये डंपिंग होता क्या है? डंपिंग का सर मतलब ये होता है कि कोई देश किसी देश में अगर उत्पादन लागत से भी उस देश की उत्पादन लागत से भी कम में अगर वस्तुओं का निर्यात यदि कर देता है तो सर उसको डंपिंग कहा जाता है। विशेष तौर पे भारत की यदि बात करें तो चीन के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि कई सारे वो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो भारत में उनकी उत्पादन लागत ज़्यादा है और वो वहाँ पर डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो राष्ट्रीय जो निर्माता हैं, जो देसी मैन्युफैक्चरर हैं, उन पर सर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो सर इसको डंपिंग कहा जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये कानूनी है गैर कानूनी? सर डंपिंग को गैर कानूनी घोषित किया गया और WTO में इसके लिए सर काउंटर वैलिंग ड्यूटी का भी प्रावधान किया गया है सर। तो फिर भारत सरकार को क्या करना चाहिए? सर भारत सरकार काउंटर वैलिंग ड्यूटी का इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा जो मुझे लगता है वो सर ये है कि हमारा जो जिन क्षेत्रों में ऐसी समस्या देखने को मिलती है वो मुख्य मामला सर यही है कि हमारे यहाँ उत्पादों की जो कीमत है वो सर ज़्यादा है। तो हम सर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि सर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भारत में ज़्यादा है, लेबर रिफॉर्म्स भारत में नहीं हुए हैं, तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं सर जहाँ पर जो उत्पादन की लागत है वो बहुत ज़्यादा है। तो राष्ट्रीय स्तर पे हमें प्रयास ये करना चाहिए कि ऐसे उत्पाद जिनकी डंपिंग होती है उनका भारत में ही उत्पादन हो और उनकी उत्पादन लागत कम हो सर। तो मुख्य प्रयास सर यही किया जा सकता है। तो WTO में अभी तक डंपिंग का मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाया, तो क्या मुख्य कारण है? सर मुझे लगता है कि जो वैश्विक WTO के संदर्भ में ये कहा जाता है कि जो मुख्य निर्यातक हैं, चाहे वो सर चीन हो या फिर अमेरिका जैसे जो देश हैं, वो सर डिस्प्यूट सेटलमेंट जो बॉडी है वहाँ की, वहाँ पर अभी सर जो सदस्यों की नियुक्ति होनी है उसमें सर बाधा डाल रहे हैं। पहला कारण तो सर यही है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट जो सिस्टम है वो काम ही नहीं कर पा रहा। दूसरा कारण सर ये है कि यदि इस तरह के देश एक विशेष मद को या फिर विशेष प्रोडक्ट को निर्यात करना चाहते हैं तो वो अपने प्रभाव की वजह से सर कई सारे देश को इतना कर्ज दे देते हैं, जिसकी वजह से सर ये समस्या देखने को मिलती है। मॉरिशस रूट क्या है सर? काफ़ी चर्चे में रहता है मॉरिशस रूट। यस सर, मॉरिशस रूट सर निवेश के संदर्भ में कहा जाता है और टैक्स इवेजन के संदर्भ में भी इसको देखा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे चूँकि हमारा सर उनके साथ एक प्रकार से जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उसके साथ हमने किया हुआ है, तो वहाँ पर सर कंपनी को स्थापित करके कई सारे जो क्षेत्र हैं वो कई सारे जो निवेशक हैं वो निवेश करते हैं, जिसकी वजह से सर वो टैक्स से बच जाते हैं। मुख्य सर यही। क्या टैक्स से बच जाते हैं तो क्या टैक्स इवेजन है? सर टैक्स इवेजन तो नहीं इसको कहा जा सकता, टैक्स अवॉइडेंस कहा जाता है सर इसको लीगली टर्म में। तो दोनों में क्या अंतर है, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस? यस सर, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब ये होता है कि वैधानिक कार्य क्षेत्र में रहते हुए ऐसे प्रयास करना जिससे सर कर की मात्रा को कम किया जा सकता है, जबकि जो टैक्स इवेजन होता है उसमें सर जो प्राप्त ऐसा धन है उसको इलीगल एक्टिविटी से करना या फिर छुपाना, उसको सर टैक्स इवेजन कहा जाता है। अच्छा, 91 की जो रिफॉर्म की पॉलिसी थी भारत की, LPG मॉडल ऑफ, उसे कहते हैं हम लोग बहुत से नामों से जानते हैं, खुले द्वार की नीति, यानी ओपन द डोर पॉलिसी। तो बहुत सारे गेट खोले गए, कम से कम 2-3 गेट के बारे में बताया। यस सर, सबसे पहला तो सर ये है कि जो
एक्सचेंज, हमारी जो एक्सचेंज पॉलिसी थी विशेष तौर पर मुद्रा के संदर्भ में, पहले सर वो सेंट्रल सरकार के द्वारा गवर्न की जाती थी, अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर लागू कर दी गई। दूसरा सर ये था कि जो हमने कृषि के क्षेत्र में पूरी तरह से सर अपने आप को बंद कर रखा था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सर जो एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर है WTO का, उसको सर मान्यता दी, और हम कृषि क्षेत्र में भी निर्यात और आयात दोनों को सर हमने मान्यता दे दी। इसके सर अब जो सर्विस सेक्टर है सर, सर्विस सेक्टर को सर हमने ओपन किया था और उसमें FDI की लिमिट को सर बढ़ा दिया गया था 91 में। ये सर। तो FDI और FPI में क्या अंतर है? ये सर, जहाँ तक सर FDI की बात है, तो FDI का मतलब सर ये होता है कि अगर कोई निवेशक 10% से ज़्यादा किसी फर्म में निवेश करता है, तो उसको उस विशेष कंपनी में या फिर विशेष क्षेत्र में वहाँ के डायरेक्टर या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसमें शामिल होने का अधिकार मिल जाता है और वो उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। सर इसको FDI बोलते हैं। जबकि FPI होता है जो व्यक्तिगत स्तर पे किया जाता है, वो सर मुख्यतः स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। FAA क्या है? यस सर। आपने कहा FPI व्यक्तिगत स्तर पे किया जाता है, तो FAA फिर क्या है? ये सर फॉरेन, सर मैं शायद कंफ्यूज, संस्थागत निवेशक। सॉरी सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, मेरे ख्याल से सर वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे किया जाता होगा, बट मैं सर श्योर। पार्ट है। यस सर, मैं शायद, सॉरी सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। जो FPI वाले हैं उनका जो कैपिटल है उसको कहते हैं हॉट मनी। थैंक यू सर। ऐसा क्यों? हॉट मनी का सर राष्ट्रीय बाजार में कि वो कभी भी सर निवेश को तुरंत निकाल लेते हैं, जैसे कि सर FDI में ऐसा विपरीत होता है इसके, क्योंकि वो तुरंत नहीं निकालते। ऐसा क्या कारण है सर? इसका कारण मेरे ख्याल से यही होगा कि यदि उनको ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कहीं पर भी ज़्यादा उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे कि सर अभी देखा गया था जब फेड ने, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, उसने अपनी जो रेट है वो बढ़ा दी, तो FPI में देखा गया कि भारत से आउटफ्लो हो गया था। नहीं तो FDI में क्यों नहीं था आउटफ्लो? सर क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो तो प्रॉफिट देखेगा। आपने कहा कि FPI तो निकालते हैं ज़्यादा प्रॉफिट उनको वहाँ पे, तो फिर FDI वाले क्यों नहीं निकालते? सर मुझे लगता है कि सर उसकी संस्थागत शायद प्रक्रिया है निकलने के लिए, शायद वो मेरे ख्याल से लंबी होती होगी शायद। सेबी के शायद कुछ नॉर्म्स का पालन करना पड़ता है सर FDI को अलग से, जो शायद FPI को सर पालन नहीं करना पड़ता। और इसके अलावा सर मुझे याद नहीं है। आपने नाम सुना होगा स्विफ्ट चैनल का। यस सर। ये क्या है? स्विफ्ट चैनल सर जो दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लेन देन होता है उसको संचालित करने की एक विधि का नाम है, जिसमें सर विशेष तौर पे एक बैंक से दूसरे बैंक में यदि कोई किसी भी प्रकार का वित्तीय हस्तांतरण होना है तो उसके लिए सर स्विफ्ट विधि का इस्तेमाल किया जाता है सर। उसका हेड ऑफिस कहाँ है? सॉरी सर। ओके, फाइनल लाइन। ठीक है। 91 में इंडिया मूव फ्रॉम फिक्स एक्सचेंज रेट टू फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, आपने Yes, कहा क्या कारण था? सर कारण जहाँ तक मुझे पता है सर, पहला कारण तो इसका यही था कि जो हमारी जो मुद्रा थी उस समय वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, और दूसरी बात ये थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सर जो विश्व बैंक या फिर IMF वगैरह का भी सर हमारे पास दबाव था कि हम एक ऐसी एक्सचेंज रेट को लागू करें जो केंद्रीय सरकार के द्वारा निर्धारित ना होकर बाजार आधारित हो। तो मुख्यतः चूँकि हमने सर व्यापक परिवर्तन किया था, आमूलचूल परिवर्तन था वो, जहाँ केंद्र सरकार नहीं निर्धारित करेगी बल्कि बाजार आधारित शक्तियाँ निर्धारित करेंगी। तो कारण क्या था सर? कारण मेरे ख्याल से सर यही रहा होगा कि जो सर मैं याद नहीं कर पा रहा सर। इंटरव्यू इज ओवर।